क्या निराला MDH मसाला, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला, MDH की हल्दी मिर्ची। दर्शकों नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम और रिपब्लिक भारत पर अब शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। और दर्शकों, आज मैं आपसे जो बात करने जा रहा हूं उसके पीछे आपकी फिक्र है, आपकी चिंता है, और इसलिए मैं आज आपको सावधान करने आया हूं, आपको समझाने आया हूं। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आप थोड़ा सा सतर्क रहिए, थोड़ा सा सावधान रहिए। यह हाथ पर हाथ धरकर बैठना कभी कभी खतरनाक भी साबित हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि कोई अकबरुद्दीन आए, आपको धमकाए कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, फिर आगे क्या आप समझदार हैं। और इतना ही नहीं, फिर वो अदालत से बरी भी हो जाएगा, और बरी होने के बाद वो इस 15 मिनट को एक जुमला बना लेगा और बार बार तमाम सभाओं में दोहराएगा। ये 15 मिनट कभी घड़ी दिखाएगा, कभी कुछ करेगा, लेकिन बार बार आपको बोला जाएगा कि ये 15 मिनट। फिर क्या होगा? कोई माजिद हुसैन आएगा और यह बताएगा कि वो अगर अपने पर आ गया तो गलियां कम पड़ जाएंगी। कहने का मतलब क्या है कि वो इतना दौड़ाएगा कि भागने के लिए गलियां कम पड़ जाएंगी। फिर क्या करेंगे आप? मुझे थोड़ा सा बताइए आप कि क्या करेंगे अगर कोई इतना दौड़ाएगा कि गलियां कम पड़ जाएंगी। मुझे लगता है कि आप कुछ करें ना करें, घर के ताले मजबूत रखिए, घर के दरवाजे मजबूत रखिए। हो सकता है कि आप ऐसे लोगों से बच जाएं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा आप कुछ भी कर सकते हैं या कुछ भी कर पाएंगे। इसलिए मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि कोई अगर आपको गलियों में दौड़ाए तो थोड़ा सा सावधान रहें, सतर्क रहें। अगर आप कुछ नहीं कर पाएंगे तो कम से कम अपनी जान बचाने के रास्ते तो निकाल ही सकते हैं ना। और शायद इसीलिए ये धमकीबाज जो मर्जी बोलते हैं, क्योंकि आप बहुत शांत दिमाग के हैं, सामान्य लोग हैं, और इसलिए यह धमकीबाज कुछ भी बोलकर निकल जाते हैं। और यह सिर्फ माजिद की बात नहीं है। कोई हुमायूं उठेगा और यह बताएगा कि पहले वो अपने 100 लोगों को मरवाएगा, फिर 100 के जवाब में 500 को मार डालेगा। वो मर जाएगा, मार डालेगा, लेकिन बाबरी मस्जिद जरूर बनाएगा। इतना ही नहीं, वो आपको बढ़ती हुई आबादी का डर भी धीरे से दिखाएगा। आपको धमकाएगा यह बताते हुए कि बंगाल में हमारी आबादी बहुत ज्यादा है। वो बताएगा कि पहले 33% थी, अब 37% है, और थोड़ा रुक जाओ तो ये 40 को भी क्रॉस कर जाएगी। और उसने ये भी कहा कि हमें रोकने की कोशिश करोगे तो रोक नहीं पाओगे। वो ये बताएगा कि अयोध्या मुर्शिदाबाद नहीं है, मुर्शिदाबाद अलग है, यहां आबादी 70% है, अगर रोकोगे तो नतीजे गंभीर हो जाएंगे। बात सच है, बात बिल्कुल सच है, क्योंकि जब 20% नहीं संभल रहे हैं तो 70% को कौन संभालेगा, कैसे संभालेगा? वो कौन सी प्रक्रिया है? और 20% तो आप छोड़ दीजिए, वहां का हाल आपको दिखाता हूं जहां आबादी 2% है, 2%। बात कर रहा हूं हिमाचल की संजौली मस्जिद की, क्योंकि यह एक ऐसी मस्जिद है जिसे नगर निगम ने पहले अवैध बताया, तोड़ने के आदेश दिए, जिला अदालत में यह मामला लेकर गए, जिला अदालत का भी फैसला आ गया, उसने भी अवैध बता दिया। उसने कहा कि जो पुराना आदेश है वो ठीक आदेश है। और वहां कोर्ट की रोक के बावजूद अभी क्या हो रहा है? नमाज हो रही है और नमाज को लेकर हंगामा हो रहा है, भारी भरकम प्रदर्शन हो रहा है। वहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है, यह मामला हाई कोर्ट में है, उच्च न्यायालय के फैसले का इंतजार किया जा रहा है। इसके बावजूद मस्जिद की जिद पाले हुए लोग मान नहीं रहे हैं। वहां दोनों तरफ से हंगामा जारी है, न सरकार प्रशासन कुछ कर पा रहा है और ना ये लोग मानने के लिए तैयार है। तो बात तो सच्ची है कि जब 2% आबादी के सामने प्रशासन, सरकार, ये सब बौने साबित कई बार हो जाते हैं, तो 40% वाले और 70% वाले ये लोग झूठ थोड़ी बोल रहे हैं। ये जो कह रहे हैं मैं तो मान लेता हूं कि वो सच कह रहे हैं। गलियां कम पड़ जाएंगी भाई। और आज मैं ये बात किसी गुस्से में, किसी क्रोध में नहीं कर रहा हूं। आज मैं ये बात चिंता में कर रहा हूं कि ऐसा हुआ तो क्या होगा। और मेरे साथ आपको भी चिंतन करना पड़ेगा कि जो ये कहने वाले हैं अगर करने पर उतर आए तो क्या क्या करेंगे।
क्योंकि इनके जो रहनुमा हैं, इनके जो बड़े लोग हैं, वो तो पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। वो बता रहे हैं जुल्म होगा तो जिहाद होगा, जिंदा कौम मुर्दा कौम, तैयार रहना पड़ेगा, पता नहीं क्या क्या कहानियां सुना रहे हैं। और दूसरी तरफ वो हालात भी देखिए जिनके ऊपर नियंत्रण की जिम्मेदारी है, वो क्या कर रहे हैं। वो या तो नाकाम है या जानबूझकर हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। बंगाल में ये खुलेआम ऐलान चल रहे हैं, लेकिन टीएमसी की सरकार है, ममता बनर्जी, उनके लिए वोट बैंक प्राथमिकता है। वो तुष्टीकरण के लिए आराम से सुन रही है, उनकी सरकार भी आराम से सुन रही है। हिमाचल में कांग्रेस कार्रवाई के नाम पर खामोश है। हिंदू का वोट भी चाहिए, तो हिंदुओं पे भी जो संगठन वहां प्रदर्शन कर रहे हैं उन पे भी कार्रवाई नहीं हो रही। मुस्लिम भी नाराज ना हो जाएं, माहौल ना बिगड़े, तो फिर शांत बैठ जाएंगे, ना कुछ करेंगे, ना किसी को रोकेंगे। और इसलिए आज ये दो सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। क्या इस देश में मजहब के नाम पर हिंदुओं को डराया जाएगा? पहला सवाल, क्या मजहब के नाम पर हिंदुओं को डराया जाएगा? और मस्जिद पर जारी इस रण के बीच विपक्ष केवल तुष्टीकरण की राजनीति में कब तक व्यस्त रहेगा? यह तुष्टीकरण कब तक चलेगा? पहले दोनों तरफ से जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उसकी एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं, फिर चर्चा की शुरुआत करूंगा। এবং করব কোনো শক্তি থাকলে আমাকে রুখে নেবে, তাতে আমি সহ 100 জন শহীদ হলে 500 জনকে শহীদ করে দেবো ওখানে। আমার চ্যালেঞ্জ এটা, কেউ বলেছে তো यूपी इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। वो टीएमसी का अभी भी एमएलए है, टीएमसी का लीडर है, और उन्होंने अपने धर्म और रक्षा करने का बात तो नहीं बोल रहा है, सीधा सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर रहा है। যে উমা ভারতী জি, এক্স চিফ মিনিস্টার মধ্যপ্রদেশ, তিনি বলেছেন ইট খুল নিয়ে, হিন্দিতে বলেছেন ওটা এক এক ইটা খুল लेंगे। या अयोध्या ना मुर्शिदाबाद, আমি বলছি ये अटैक जो कर रहा है हुमायूं जी, ये हिंदू लोग को डरा रहा है और संविधान को चैलेंज कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर रहा है। खूब खतरनाक बात। এখানে 72 আছে, বাংলায় 37% আছে। যখন এটা কমপ্লিট করব সেদিন 40% পৌঁছাবো এবং করব কোনো শক্তি থাকলে আমাকে রুখে নেবে। भड़काने का कोशिश कर रहा है, शांति भाईचारा को खतरा हो रहा है, तुरंत अंकुश लगाना चाहिए। के हाथ मुस्तमील है, बच्चों का खेल नहीं है। जब हमारे पे आएगी ना, इंशाल्लाह गली गली कम पड़ेगी इंशाल्लाह। महाराष्ट्र में आकर के, छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि में आकर के तुम ललकारते हो गलियां कम पड़ जाएगी और धमकाते हो कि शरिया को हाथ लगा के दिखाओ। माजिद हुसैन, ये देश संविधान पर चलता है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। इस वक्त कुछ खास मेहमान मेरे साथ हैं। राजीव जेटली मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। अमितोष परीख हमें ज्वाइन कर रहे हैं, प्रवक्ता हैं बीएचपी के। हरिशंकर जैन जी मेरे साथ हैं, सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर शोएब जबाई हैं जो प्रेसिडेंट हैं AIMIM दिल्ली के। मेरे साथ मौलाना साजिद रशीदी हैं जो प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के। प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त मेरे साथ हैं। कुछ देर के बाद टीएमसी के लीडर भी मुझे ज्वाइन करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं शोएब जबाई, आप लोग तो ये कहते हुए निकले थे अभी पिछले बिहार के चुनाव में कि अमन पसंद लोग हैं, आप लोगों को कोई हिंदू हो मुसलमान हो इसकी राजनीति से मतलब नहीं, विकास की राजनीति से मतलब है। ये जो आपके साथी हैं माजिद, जिनको आप माजिद भाई कह के बुलाते हैं, मुझे बताइए ये जो माजिद भाई हैं ये किसको दौड़ा रहे हैं गलियों में और किसके लिए गलियां कम पड़ जाएंगी? क्या डरना चाहिए? क्योंकि मैंने पहले कहा शुरुआत में, शायद आपने सुना हो, कि डरने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो क्या डरें, घबराएं और किसको दौड़ाएंगे आप गलियों में? जी बहुत बहुत शुक्रिया राम शर्मा जी। देखिए अभी पिछले दिनों महाराष्ट्र के एक बड़े छोटे से एक मिनिस्टर हैं नीतीश राणे, आपने उसकी बयानबाजी सुनी हो और किस तरह से वो मुसलमानों को धमकाने का डराने का काम करते हैं। राजनीति में आपको हमेशा तैयार रहना पड़ेगा जवाब लेने के लिए।
ठीक है। माजिद हुसैन दिलेर नेता हैं, MIM के नेता हैं और बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं। वो हमारे हैदराबाद के विधायक भी हैं। तो उन्होंने काम भी किया है जमीनी स्तर पर, और उन्होंने कहा कि जब इस तरह की कोई नफरती ताकत मुसलमानों को डराने और धमकाने का काम करेगी तो हम भी खामोश नहीं रहेंगे। हमारी तरफ से भी जवाब मिलेगा और हमारी जुबान का मुकाबला आप नहीं कर पाएंगे। आप MIM के जुबान का मुकाबला तो नहीं कर पाएंगे, कम से कम इतना तो मान लीजिए। अगर आप वहां से कुछ मिसाइलें और तोपे दागेंगे तो यहाँ से भी धड़ाधड़ जो है यहाँ से गोलियां चली। तो इसलिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो जुबानी जो जंग है, ये जो जुबानी तोप है, जुबानी जो गोलियां हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लीडरों को शोभा नहीं देता। आप राज्य में, आप सत्ता में हैं, कानून व्यवस्था नहीं तो आपकी ये किसको जिम्मेदारी शोभा है। देता है शोएब जमाई? अगर आपके नहीं, नेता बीजेपी और को आपके शोभा नहीं मंत्री देता। इस तरीके मैं से आपकी बात मुसलमानों अगर को मान भी लूं, ललकारेंगे, मेरी बात को सुनिए, ललकारेंगे, अगर बीजेपी को शोभा नहीं तो देता आपको शोएब जुबानी जमाई, मैंने आवाज, आपकी बात अगर जुबानी मान भी ली जंग का मुकाबला करना तो पड़ेगा। माजिद हुसैन को शोभा देता है। और किसको गलियों में दौड़ा रहे? तो बोलिए ना कि अगर आपने किसी एक बीजेपी लीडर को नाम लेके बोलिए कि आपको गलियों में छुपने की जगह नहीं मिलेगी, तो समझ में आएगा कि हाँ भाई बीजेपी लीडर को AIMI लीडर जो है जवाब दे रहा है। अब किसको जगह नहीं मिलेगी गलियों में? ये बच्चों का खेल नहीं है MIM है। आपको गलियों में जगह नहीं मिलेगी, हम अपने पे आ जाएंगे तो। अरे बोलो ना नाम लेके, जिसने आपको धमकाया उसको धमकी दो, या किसको दौड़ाओगे गलियों में उसका नाम बता दो। अरे भाई, देश के गद्दारों को दौड़ाएंगे जो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, ISI के लिए जो जासूसी के लिए पकड़े जा रहे हैं, जो देश में यहाँ से नफरत फैला रहे हैं, मस्जिदों में आग लगा रहे हैं, जो चर्च में यहाँ से तोड़ फोड़ कर रहे हैं, जो मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, जो देश को तोड़ रहे हैं, कौन लोग हैं ये बताइए? जो देश के ताने बाने को बर्बाद कर रहे हैं, जो तो देश इनको गलियों में नफरत फैला रहे दौड़ाएंगे, हैं, उनकी बात हो रही। इनको गलियों में जाहिर सी बात है, दौड़ाएंगे। देश में आपको भी दौड़ाना चाहिए ऐसे लोगों को। नहीं, मैं पूछ रहा हूं, आप ऐसे गलियों में लोगों को आप दौड़ाएंगे? भी दौड़ा दीजिए। और ये ऐसे जो लोगों घोषित की देश में आतंकवादी जगह नहीं हैं, है। इनको अगर कोई गलियों में दौड़ाने के लिए आ जाता है तो फिर तकलीफ होती है कि मुसलमानों को टारगेट कर रहा है कोई। मैंने शोएब जमाई, आप एक स्टैंडर्ड पे खड़े उतरेंगे, फिर कहेंगे देखिए संविधान से देश चलता है, कानून को सजा देने का अधिकार है, कानून तय करेगा, अदालत तय करेगी, और यहां आप दौड़ा लेंगे। सब कुछ आपका, चित भी आपका, पट भी आपका। नहीं, बात यहां से महाराष्ट्र की हुई। और अब मैंने कहां की बात की जिस भाई? नेता ने, महाराष्ट्र में जिस नेता ने यहाँ से मुसलमानों को धमकाया और शरीयत कानून के बारे में बातचीत की, उसकी जुबान जो है बहुत लंबी हो गई थी। अब उस जुबान का मुकाबला तो यहाँ से कोई तो दूसरी जुबान पार्टी के तो नहीं मुकाबले कर में पाएगी। आम शहरी नहीं हो कांग्रेस में सकते इतनी ना। हिम्मत नहीं है। मेरी बात समझिए, आप समझ नहीं रहे। आप इस देश में डर का माहौल पैदा कर रहे हैं, आप इस देश में कम्युनल वायलेंस की जड़ रख रहे हैं, नींव खोद रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आपको किसी नेता से प्रॉब्लम है तो नाम लीजिए, तो समझ में आएगा कि बहादुरी का काम हो रहा है भाई। ए ने बोला, हमने ए को जवाब दिया, बी ने बोला, हमने बी को जवाब दिया। मोहन जी, ये बहादुरी नहीं है ना कि देश के लोगों को आप डराएंगे। बीजेपी का मुकाबला कांग्रेस नहीं कर सकती, बीजेपी का मुकाबला सिर्फ MIM कर सकती। जी, बीजेपी का मुकाबला एनसीपी नहीं कर पाएगी, शरद पवार जी की पार्टी, और ना ही उद्धव ठाकरे जी की पार्टी कर पाएगी। ये सब तो इनके राजीव साथ जेटली। चोली दामन का साथ है। बीजेपी का मुकाबला तो MIM ही कर रही है महाराष्ट्र में, और हम जेटली। बड़ी मजबूती से मुकाबला कर रहे हैं। आप जिस भाषा में समझना चाहेंगे हम उस भाषा में समझाएंगे, और लेकिन ये MIM की राजीव नीति है। जेटली रिस्पॉन्ड और कर रहे हैं। महाराष्ट्र में ऐसा ही है। जी जी, राजीव जेटली जी बोलिए। नहीं, रिस्पॉन्ड क्या करना है? अब देखिए, देश के गद्दार हो गए हम। इस देश की लगभग 80% जो पॉपुलेशन है वो देश की गद्दार हो गई। जो मस्जिद में जाएगा वो वफादार हो गया, जो आतंकवादियों का साथ देगा वो वफादार हो गया। और कांग्रेस ने तो आपके लिए अपनी जान दे दी। कांग्रेस तो खुद ही मुस्लिम पार्टी बन चुकी है, इस्लामिक पार्टी बन चुकी है। अरे भी कंपटीशन चल रहा है, प्रतिस्पर्धा चल रही है। टीएमसी कह रहे हैं हम सबसे बड़े हिमायती, कांग्रेस कह रही है हम सबसे बड़े हिमायती। शोएब भाई आ रहा हूं। में मस्जिद नहीं, वो शिमला में मस्जिद नहीं टूटने दे रहे, और टीएमसी जो सी है वो मुर्शिदाबाद में मस्जिद बनाने की बात कर रही है। तो आपके लिए तो उन्होंने अपनी जान सड़कों पर निछावर करनी शुरू कर दी है। ये मत बोलिए कि वो आपके साथ नहीं है, वो आप ही का एक ग्रुप है, वो भी आप ही की तरह है। उनका एजेंडा भी वही है जो आपका एजेंडा है। सभी लोग एक ही एजेंडे पे चल रहे हैं। और गद्दार कौन हुए बताइए? देश के गद्दार हो गई वो देश की जनता, जो कह रही है कि मेरे राम को तो मंदिर दे दिया जाए, जो अपने राम का मंदिर मांग रही है, जिस मंदिर को उन गद्दारों ने तोड़ा था, जो गद्दार इस देश में आए थे, जिसके सिपह सालार ने मस्जिद बनवाई थी। असली गद्दार तो वो थे। और आप लोग तो तब
तब तो हो सकता है आप भी पीड़ित रहे होंगे, तब तो आप भी पीड़ित रहे होंगे। ये बाद में हुलिया बदला आपका, उस वक्त आप भी पीड़ित थे। आप लोग भी चाहते थे कि राम मंदिर हो, आप भी नहीं चाहते थे कि राम मंदिर टूटे। देखिए हम तो डरपोक नहीं थे शोएब जमाई साहब, हम तो डरपोक नहीं थे। हमने लड़ाई लड़ी और आज तक लड़ते आ रहे हैं। लड़ाई लड़ी तो आपने लड़ते आ रहे हैं। जो डरा वो बाबरी के साथ हो गया। जो दिलेर था वो मंदिर के साथ खड़ा रहा। जो दिलेर था वो मंदिर के साथ खड़ा रहा। इस देश की जनता मंदिर के साथ खड़ी रही, जिसे आप गद्दार कह रहे हैं। गद्दारी तो आपने दिखाई, गद्दारी तो आपने दिखाई अपने ही लोगों के साथ, किसी और के साथ मिल करके। आप ही लोग मिले ना किसी और के साथ जाकर के। ठीक है जेटली साहब, मैं आपके पास वापस आता हूं। एक ओपनिंग कमेंट मुझे लेना है। मौलाना साजिद रशीदी को मैं इन कराना चाहता हूं। रशीदी साहब, ये भाषा है और फिर कहते हैं भाई देश के मुस्लिम डरे हुए हैं। साजिद रशीदी जी, अगर इतना भारी डर है कि गलियों में दौड़ाएंगे और किसी को जगह नहीं मिल पाएगी, अगर डर में ये हाल है तो फिर सामान्य रहेंगे तो क्या करेंगे? नहीं, देखिए ऐसा है, बिहार में 5 सीटें आई हैं अभी जी, और 5 सीटें आने पर इतना ज़्यादा गुरूर, इतना ज़्यादा उछलना, इस तरह की बातें करना, मैं समझता हूँ ये शोभा नहीं देता किसी भी सियासी पार्टी को। आपको 5 सीटें आई हैं तो आप उनका सम्मान कीजिए, सेलिब्रेशन कीजिए, ऐसे काम कीजिए कि वो 5 से 6 हों, 6 से 10 हों, 10 से 15 हों, 20 हों और बढ़ें। ऐसा काम मत कीजिए कि दंगे हो जाएं और फिर मुसलमान भी आपको वोट देना बंद कर दें। ऐसा काम मत कीजिए। 5 से 15 भी होंगे, तो मैं इन बयानों का समर्थन नहीं करता, गलत बयान है। नहीं, इस हाल में तो नहीं होंगे जिस हाल में आप चाह रहे हैं। जिस हाल में आप चाह रहे हैं, ये तो आप भाषा वो बोल रहे हैं जो भाषा देश में सत्ता। महाराष्ट्र में होंगे। अरे सुनो मेरे भाई, बीच में ना बोलो शोएब भाई, बीच में ना बोलो जी, बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो भाई। सत्तारूढ़ पार्टी, अरे सुनो भाई, बीच में क्यों बोल रहे हो हर किसी के? सत्तारूढ़ पार्टी और उससे मिली हुई कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो भाषा बोल रही हैं, वो भाषा मत बोलो। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और ये हिंदू धर्मगुरु जो खड़े होकर कहते हैं मुसलमानों को भगाओ, लेन देन ना करो, कारोबार ना करो, इस तरह की भाषा मत बोलो। ये भाषा अहंकारी भाषा है और इस्लाम में अहंकार की कोई गुंजाइश नहीं है। इस्लाम में अहंकार अच्छी चीज नहीं है। अहंकार तो फिरौन का नहीं बचा, अबू जहल अबू लहब का नहीं बचा, कारून का नहीं बचा, पता नहीं कितने आए और चले गए। मोदी जी के ये अहंकारी भाषा मत बोलो। मैंने तो कुछ नहीं बोला। और ये जो आप टीवी पर बैठकर कह रहे हो ना कि उसी भाषा में जवाब देंगे, कर रहे थे तो मैंने तो कुछ नहीं बोला ना। उसी भाषा में जवाब देंगे। आप बीजेपी को वोट करके दिखाते हैं। पता नहीं क्यों बीच में बोल रहे हो आप बार बार। मैंने तो उस पर जी, एक एक करके आप बीच में बार बार बोल क्यों रहे हो, ये बताओ मुझे पहले आप। नहीं, बीच में क्यों बोल रहे हो आप मेरे? मैंने कहा कि आप बीजेपी, ये तो कोई तरीका ठीक नहीं है। आपने दिखाया पब्लिकली कि मैं बीजेपी का समर्थक हूं, तो अब आप उनके खिलाफ अब आप कौन सी नैरेटिव बना रहे हैं? भाई आप भी तो उन्हीं के साथ है ना। अरुण जेटली जी और साजिद रशीदी साहब को एक साथ रखिए। ये दिल्ली में बीजेपी को वोट करके उन्होंने दिखाया कि मैंने बीजेपी को वोट किया। नहीं तो शोएब जमाई का ये प्रॉब्लम है। अगर मान लो साहब एक मिनट वोट देना, मुझे आप इसमें इंटरप्ट करना पड़ेगा शोएब जमाई को। मैं आ रहा हूं मौलाना साजिद रशीदी। अगर किसी शख्स ने वोट किया बीजेपी को, मेरी बात सुनिए शोएब जमाई, अगर किसी शख्स ने वोट किया बीजेपी को, मुझे क्या आपको इस बात पर आपत्ति है कि उसको वोट देने का अधिकार नहीं? और दूसरी बात, क्या इसलिए आप ये कहेंगे कि जो जहरीली जुबान का अगर वो खंडन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये गैर इस्लामिक है, तो आप इसमें भी नुक्ताचीनी करके उनको मौलाना के पद से भी हटा देंगे क्या? इस्लामिक जानकार तो रहेंगे ना, बीजेपी को वोट कर देंगे तो इस्लाम की जानकारी खत्म हो जाएगी क्या? उनको बुरा इसीलिए लगा है, उनको बुरा ही इसलिए लगा है क्योंकि हमने बीजेपी के खिलाफ बोला, हमने नीतीश राणे के खिलाफ बोला। ये उनके नेता है। अब नीतीश राणे इनके नेता हो जाएंगे तो मैं क्या बोल सकता हूँ, बताइए। आप भूल जाते हैं बार बार। अरुण जेटली जी और मौलाना रशीदी जी को रखिए। रशीदी जी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, एक मिनट जेटली जी मैं आ रहा हूँ। रशीदी जी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। रशीदी जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूं मेरे भाई, अगर आपको नीतीश राणे के खिलाफ बोलना है, अगर आपको किसी और आदमी के खिलाफ बोलना है तो उनका नाम लेके बोलिए ना, अगर हिम्मत है। बिना नाम के क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? आप बोलिए उनका नाम लेके, फिर देखे कौन दौड़ाता है, किसको दौड़ाता है और किसके लिए गलियां तंग पड़ती हैं। ऐसी बातें मत करो। फिर मैं कह रहा हूं ऐसी बातें मत करो जिससे मुसलमान जज्बाती हो जाए, देश में दंगे हो जाएं,
नफरत की आग और भड़क जाए, ऐसी बातें मत करो। सियासत करो, सियासत के तरीके से करो। जी आप वही भाषा भाई, बोल रहे हो जो भाषा माफ हुमायूं कबीर कीजिए बोल रहा है हमें। कि अगर हम 70% हो बीजेपी जाएंगे समर्थकों तो से ये तो हो कम से जाएगा, कम ये ज्ञान हम नहीं इतने हो लेना जाएंगे चाहते। तो ये हो जाएगा। बड़ी माफी चाहूंगा, बीजेपी जी। के समर्थक कृपया हमें अब ज्ञान न समस्या, दें। अब समस्या MIM ये अपनी समस्या देखिए, अभी एक्सपोज हो रही है चीजें। शोएब जमाई, आप जो इतना मुस्कुरा रहे हैं और हंस रहे हैं, कोई अगर शांति की बात करे तो आपको बीजेपी समर्थक दिख जाएगा। यही तो समस्या कोई है ये मेरे कह रहा है भाई, कि भाई समस्या कूल माइंड यही के है। साथ बात करो, जिसका आपको जवाब देना है उसका नाम लेके जवाब दे दो। तो आप कह रहे हैं बीजेपी का समर्थक, बीजेपी को वोट किया, बात में दम है कि नहीं आप ये बताइए, या केवल ये गाली की राजनीति चलेगी, दौड़ाने की राजनीति चलेगी, हिंसा की जुबान चलेगी? और फिर किस मुंह से अगर आप नीतीश राणे का मैं- विरोध कर रहे हैं? मैं- मुझे एक बात बताइए, किस मुंह से आप मैं नीतीश राणे का मौलाना विरोध कर रहे रशीदी साहब हैं? की अगर बहुत वो इज्जत करता हूं। आपको मस्जिद में दौड़ा रहे हैं, आप गली में दौड़ा रहे हैं, क्या फर्क है? मैं रशीदी साहब की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, मैं उनको जानता हूं बरसों से। अगर वो कहते कि भाई बीजेपी ने जिस तरह की नफरत की हवा चलाई है उसके बारे में उन्होंने जुबानी तौर पर एक चुनाव के माहौल में एक राजनीतिक तौर पर एक बयानबाजी की है, तो अगर दोनों अरे आप तरफ ये अपने बात आप को कम कहते समझ तो रहे मुझे हो अच्छा नफरत लगता फैलाने कि में। भाई इन्होंने दोनों के बारे में बात की थी। आप आपने अपने आप को एकतरफा जो नफरत स्टैंड फैलाने लिया में है, कम समझ रहे तो होगा मैंने कहा कहीं। कि रशीदी साहब को हो क्या गया है। आप तो उनसे 2 हाथ आगे हैं। जी तो ठीक भाई है, हमारी मोहन जी, जुबान का तो मुकाबला राम नहीं कर मोहन जी, पाएंगे ना वो तो हमें इनसे पता ये है। पूछिए, अगर वो मैं आपके जुबानी माध्यम तौर से पर सवाल हम कर पर रहा हमला करेंगे तो हम हूँ, खामोश इनसे तो नहीं पूछिए कि रहेंगे ना। आपके नेता को कम है नफरत फैलाने में? नहीं अरे वो तो भाई, इस वो बात का जुबानी गौरव तौर करते पर हम पे हैं। हमला ये करेंगे शोएब तो जमाई तो हम इस पे बात हमला का गौरव करेंगे, करते हैं, तो छुपाते हम थोड़ी है। आज डिबेट हो रही है जिस पर। ये खुलेआम तो जहरीले है क्या भाई, डर के रहें? ये छुपाते थोड़ी है। क्या है, ये तो मुसलमान कहते हैं कि डर हम जाए। हमारी जुबान तो और खराब है, हमारी जुबान तो और गंदी है। नहीं ये तो तो- खुलेआम इस बात का गौरव भाई करते हैं। मुसलमान डरेगा थोड़ी, मुसलमान डरने वाली कौम नहीं है। मैंने तो पहले ही कहा, मुसलमान मैंने तो बुज़दिल ओपनिंग में कौम यही बात नहीं है। कही मुसलमान कि भैया शेरदिल कौम है। डरे हुए लोग अगर जिगरा ऐसे वाला होते हैं कौम तो है। सामान्य रहेंगे तो कैसे रहेंगे? मैं संजय सरकार को इन कराना चाहता हूं। संजय सरकार जी, आपके यहां बताया जा रहा है कि पहले 33% थे, अब 37 हैं, कुछ दिन रुक जाओ 40 हो जाएंगे। मुर्शिदाबाद में 70% हैं। कुछ नहीं कर पाओगे, 100 के बदले 500, 100 के बदले 500 मरेंगे, लेकिन बाबरी मस्जिद वहीं बनाएंगे। और सरकार आपकी देख रही है, आपकी पार्टी के विधायक हैं जो ये सब बोल रहे हैं। देखिए, आप तो राम मोहन जी राम मोहन है जी। और मेरे जो राम मोहन राजा राम मोहन राय थे, राम मेरा राम, जो मेरे राम थे रामकृष्ण परमहंस देव, आप जानते हैं। और मेरे जो राम थे खुदीराम, जो आजादी के लिए 18 साल उम्र में जी। फांसी के फंदा में झूले थे। ओके, अच्छा, ये बता रहे हैं आपको एक चीज बता, ये राष्ट्रवादी, देखिए ये हुमायूं कबीर एक जमाना में ये दिखाया था, क्या दिखाया था? हम चौकीदार हुमायूं कबीर है, मोदी जी को साथ फोटो है। देखिए राष्ट्रवादी, तब राष्ट्रवादी मुसलमान थे। हम कैमरामैन को बोलेंगे अच्छा से इसको दिखाने के लिए। 2021 की फोटो नहीं दिखाएंगे? आपको बस नहीं जा पा रहा है फोटो। 2021 की फोटो नहीं दिखाएंगे? 2019 की लेके घूम रहे हैं आप? ये 2019 नहीं नहीं नहीं, हम दिखा है भाई साहब, आपको दिखा है, आप नाराज मत हो अरे जाइए मैं, राम भाई। मुझे क्या दिखता है? आप राम पूरी भाई दुनिया क्यों को मालूम है कि नाराज हो रहे हैं? 2019 में वो बीजेपी में गए थे ये- और 2021 में टीएमसी ये ने फोटो- टिकट दिया और टीएमसी के टिकट पे जीत के आए, अभी विधायक हैं, उसका जवाब क्यों नहीं दे? अच्छा, ये नहीं, अभी वो मेरा पार्टी में बिल्कुल अभी नहीं है। वो अपना पार्टी बनाने के लिए बंगाल से जा रहा है। इसका कब नाम निकाला आपने? बंगाल के लिए सबसे बड़ा कब निकाला टीएमसी वालों ने? इसके नाम बोला है तो कब निकाला टीएमसी वालों ने? कोई लेटर, कोई तारीख, इसको नाम बोला है तो पलटू कोई कबीर। लेटर, कोई तारीख है आपके पास? कब निकाला? नहीं, उसको जब इसने उल्टा सीधा ब्रेव देने चालू कर दिया तो इसको साइडलाइन कर दिया। तो ये इतना साइड लाइन है कि निष्कासित है? हमको मुझे क्लियर दीदी करिए ना के भाई। ममता है, दीदी ममता वो उनका ये पार्टी का कोई ब्रीफ नहीं है। वो आप ये पार्टी का कोई ब्रीफ नहीं है और कोई बैन भी नहीं है। ये अपना मैं यही बयान तो है। बोल रहा हूं, आपके ये बंगाल में हो रहा है। TMC से कोई मुख्यमंत्री लेना भी नहीं ममता कोई बनर्जी देना नहीं है क्या? इसको- अरे मुख्यमंत्री तो ममता बनर्जी है ना सरकार जी। इनका आपका नाम ही सरकार है। मेरा नाम राम मोहन, आपने बताया आपका नाम सरकार है, तो सरकार की कोई बात करेंगे कि नहीं? नहीं, बिल्कुल करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, ये 2013 में अपना पार्टी में आया, मंत्री बनाया, फिर ये निकाल के भाजपा की तरफ चला गया, फिर कांग्रेस में, फिर भाजपा, फिर कांग्रेस, फिर टीएमसी। इसको बंगाल में इसको नाम बोला था पलटू कबीर, पलटू कबीर। ना इसको तो बयान का कोई दिन ये है, पलटू ना इसको कबीर कोई को बात पकड़ो नहीं। कबीर कब कर रहे जमीन के मालिक को खुद हैं? बोलते ये हैं, पकड़ो इतना कबीर हंसता कब कर रहे हैं? पलटू इनका- कबीर पकड़ेंगे कि नहीं पकड़ेंगे? या कोई बताता रहेगा कि हम यहाँ 500 मारने वाले हैं, हम यहाँ पत्थर रखने वाले हैं, हम यहाँ बाबरी बनाने वाले हैं, और आप हंसते रहेंगे, इसी मुस्कुराते रहेंगे कि हाँ ये तो 2019 में बीजेपी में गया था तो हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई? बोलो हाँ।
नहीं, आपको मैं बता रहा हूं, जब चौकीदार हुमायूं कबीर था तो आपको पार्टी में राष्ट्रवादी मुस्लिम था। अभी जैसे बाबरी मस्जिद बनाने के लिए गया तो क्या हो गया, भाजपाओं का जलन हो गया चारों तरफ से, क्यों बोल रहे हैं बात। लेकिन ये पार्टी का ब्रीफ ने, टीएमसी इसको बिल्कुल समर्थन नहीं करता, एकदम समर्थन नहीं करता है ना। इनको ये कैसी बात कर रहे हैं, मुझे साथ में फिलहाल है और न रहेंगे। एक चीज मुझे अमितेश परीख को इन कराना है, लेकिन उससे पहले हरिशंकर जैन जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, बहुत वरिष्ठ व्यक्ति है। और मैं हरिशंकर जी आपके पास माफी के साथ आ रहा हूं, मुझे थोड़ा सा ज्यादा समय लग गया आपके पास आने में, आपकी वरिष्ठता का सम्मान मैं करता हूं। ये कहते हुए मुझे जरा बताइए कि ये किस तरह की राजनीति इस वक्त चल पड़ी है। चाहे संजौली की मस्जिद हो, वहां पर हालात कांग्रेस पार्टी से कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, वहां के हालात क्या हैं आपको मालूम है, वो मामला विचाराधीन हाईकोर्ट में चला गया। और दूसरी तरफ एक ऐसी मस्जिद का निर्माण करने के लिए जिद पे अड़े हुए हैं और ये बता रहे हैं कि 100 के बदले 500 मारने पड़े, लेकिन मैं बाबरी बनाऊंगा। ये किस तरह की पॉलिटिक्स है इस वक्त, हरिशंकर जी? देखिए, इस देश को गजवा हिंद बनाने की तैयारी चल रही है और पूरे देश में एक मुहिम चल रही है कि इस देश में सरिया कानून लागू किया जाए और इसको इस्लामिक राष्ट्र बनाया जाए। और जो कुछ तत्व सो कॉल्ड सेकुलर हैं, वो भी आज की तारीख में ऐसे लोगों से मिल गए हैं जो देश के साथ गद्दारी करना चाहते हैं। मुझे दुख है कि जिस तरह की बातें चल रही हैं, वो बातें संविधान के हिसाब से नहीं है, गलत हैं। और यही काम जिन्ना ने किया था, आज देश के कुछ मुट्ठी भर नेतागण जो इस तैयारी में हैं कि आप देश में गजवा हिंद करके और किसी तरह से सत्ता अपनाई जाए या एक विभाजन कराया जाए। ये विभाजनकारी तत्व जो हैं, उनसे बहुत खतरा है देश को, और सरकार को बहुत सख्ती से निपटना पड़ेगा। और मुसलमानों को इस बात को सोच लेना चाहिए और इस बात को समझना चाहिए कि वो आक्रांता हैं जी। आक्रांता के रूप में जो भी देश में आया उसका सम्मान वो नहीं कर सकते, नागरिक बन के रहे। तो अगर वो किसी भी आक्रांता के समर्थन करेंगे तो मैं समझता हूँ कि उनको देश की जनता माफ नहीं करेगी, और जो भी उचित कार्रवाई होगी, जो संविधान के तहत होगी, वो सारी कार्रवाई होगी। और इसका एक जवाब और है, आप मस्जिद बनाओगे तो हम बंगाल में आकर श्री राम मंदिर का निर्माण करेंगे। फिर आप लोग चिल्लाओगे, अभी कहोगे साहब सांप्रदायिकता फैल रही है, आप ये कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं। नहीं, अब वो नहीं चलेगा। बाबर के नाम पर, औरंगजेब के नाम पर आप देश में मस्जिद बना दें, या वो आक्रांता जो देश की संस्कृति को रौंद गए, आज उनके नाम पर अब राजनीति करें। ये आसानी है, बिल्कुल आसानी। बिल्कुल। अमितोष परीख जी, आप इन कीजिए डिबेट में, और मुझे एक बात का जवाब दीजिए, क्या जो संजौली में आप लोग कर रहे हैं क्या वो जायज है? और क्या जहां पे आपको करना चाहिए, जैसे बंगाल, जैसे मैंने जिसका उदाहरण दिया, जहां पे आपको करना चाहिए वहां खामोशी है क्योंकि वहां 70% आबादी एसटी है, और जहां आपकी 98% आबादी है वहां पे आप आक्रोशित होकर जुलूस निकाल रहे हैं और झगड़ा कर रहे हैं? क्या जहां कमजोर हैं वहां पर मजबूती के साथ लड़ेंगे, या जहां मजबूत हैं वहां दूसरे को दबाएंगे? बहुत बहुत धन्यवाद राम भाई। और जो विषय आपने उठाई, ये कुछ 23 मिनट 30 मिनट का विषय नहीं है, ये पूरे भारत को सोचने का विषय जो आपने इंट्रोडक्शन में अपने दिया, मैं इसका आपका साधुवाद धन्यवाद करता हूं। विश्व हिंदू परिषद ने लगातार तरीके से हुमायूं कबीर का जब ये एक बचकाना सोचा समझा और एक रेडिकल स्टेटमेंट आया था, तब इसका अपोज करते बनाया था, जो मैं हरिशंकर जी की बात को आगे बढ़ाते हुए उनका समर्थन करता हूं। देश के अंदर में मस्जिद और मंदिर के विषय जब एक हिंदू बोलता है मंदिर के लिए, तब सेक्युलर नहीं होता, रेडिकल हो जाता है। लेकिन जब मस्जिद की बात करते हो, 6 दिसंबर चुनते हैं जहां पर ममता बनर्जी सरदम रैली निकालेंगी भाई, और वो सरदम रैली ऐसे निकलेगी क्योंकि वो बाबर मस्जिद का ढांचा गिराया गया था, लेकिन वो राम मंदिर के लिए सरदम रैली नहीं निकालेंगी, तो उसको सेक्युलर दे दिया जाएगा। किसको भगाएंगे? अभी एमआईएम के लीडर बोल रहे थे आपके माध्यम से, ये भगा रहे सिर्फ एक ही कौम जो है वो हिंदू को भगा रही। मैं बताता हूं आपको क्रोनोलॉजी। अकबर ओवैसी 15 मिनट का स्टेटमेंट, असुद्दीन ओवैसी व्हेन वी डिसाइड टू वेयर कलर ग्रीन, मोहम्मद साद अल्लाह कम ऑन काफिर, कर्स ऑन काफिर, वारिस पठान मुस्लिम आर 15 करोड़ बट वी कैन डोमिनेट 100 करोड़, जमात उलेमा हिंद वी विल वाइप आउट हिंदूज, शेख आलम टीएनसी वी आर 30 दे आर 70, इफ वी गेट यूनाइट वी विल मेक 4
पाकिस्तान। अजमेर दरगाह चिश्ती कहता है कि वी रूल्ड हिंदूज फॉर सेंचुरी। माविया अली एसपी का कहता है मुस्लिम्स फर्स्ट नॉट इंडियंस। शेख शाह आलम कहता है मुस्लिम वॉर इन नाउ इन असम। जारकी संसारी कहता है जिहाद अगेंस्ट सीए। और इमाम तो अभी आपके जमात उलेमा हिंद ने जिहाद की बात कर दी, इमाम मसूद बोटी की बात करता है, हुमायूं कबूर गंगा में बहाने की बात करता है। तो किसको बहा रहे? ये किसी रियाज भटकल को नहीं भगा रहे, ये वारिस पठान को नहीं भगा रहे, ये यासिन मलिक को नहीं भगा रहे, ये डॉक्टर शाहीना परवीन को नहीं भगा रहे, ये उमर को नहीं भगा रहे, ये भगा रहे हर उस व्यक्ति को जो भारत में रहते हुए भारत की बात करता है। अब दूसरी बात मैं आपके माध्यम से करता हूं, हिमाचल का विषय आया था, हिमाचल के विषय के अंदर में वहां लगातार तरीके से मुस्लिम मेजॉरिटी हिंदू माइनॉरिटी हो गया। कैसे हुआ मैं आपको उदाहरण देता हूं राम भाई। संजौली के बाद में उत्तराखंड का देख लीजिए, इलीगल मॉस्क आती है तहरी डैम के पास में, कुल्लू के अंदर में जामा मस्जिद बन जाती है, गुजरात के अंदर में मस्जिद के अंदर में वेपन्स रख दी जाते हैं। और भटकल केस के अंदर में अभी दिल्ली वाली केस में जो आतंकवादी था वो फिदाइन हुआ, वो पहले मस्जिद में जाके छुपता है। किसको बना रहे हैं? अमेरिकन ऑथर जैनियत ने कहा कि बंगाल बहुत आने वाले। शोएब जमाई आपको रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं? शोएब जमाई के पास जाऊंगा, फिर प्रेम कुमार अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। शोएब जमाई रिस्पॉन्ड कीजिए, क्विक। देखिए, संजौली का जो मुद्दा है, पिछले साल मैं संजौली मस्जिद का हमने दौरा किया था और मैंने ही इस मुद्दे को पूरा उठाया था। उसके बाद वहां के तमाम जो चरमपंथी संगठन है उन्होंने बहुत हंगामा किया। भाई वो मस्जिद जिस बुनियाद पर बनी हुई है उस बुनियाद पर आसपास की और इमारतें भी बनी हैं। मैंने ये मुद्दा उठाया था कि जब मस्जिद की हाइट की बुनियाद पर आप उसको अवैध करार दे रहे हैं तो उसके बगल में बनी हुई जो इमारत है वो उससे ज्यादा ऊंची है, उसका क्या पैमाना होगा। और वहां पे L1, L2, L3 है मामला। उसके बाद बीजेपी के लोग भड़क गए। अब हमने ये कहा कि इस वक्त लगता है कि कांग्रेस की सरकार ने सरेंडर कर दिया है चरमपंथियों के सामने जो माहौल खराब करना चाह रहे हैं। आप मुसलमानों को वहां से भगाना चाहते हैं। आप वहां कहते हैं अरे भाई ये कोर्ट का मामला है तो कोर्ट समझेगी, प्रशासन समझेगा। आपको किसने अधिकार दे दिया वहां पे किसी को रोक लगाने का? और मैं जाऊंगा मस्जिद, मैं ऐलान मेहमान तो बनाया नहीं जाएगा देश में, जाकर नमाज पढ़ूंगा। जो रोकना है रोक के दिखाइए आप। मतलब आप कोर्ट को नहीं मानते, आप सर्वोच्च न्यायालय को नहीं मानते, आप हाई कोर्ट को नहीं मानते। कौन सर्वोच्च? हाँ, यही दिखाना है, यही रेडिकलाइजेशन है, यही वहाबिज्म है, यही साफिज्म है, यही देवबंदी आइडियोलॉजी है। किसी कोर्ट में उसमें रोक नहीं लगाई है। जिस म्युनिसिपल काउंसलर की आप म्युनिसिपल जो कोर्ट की आप बात कर रहे हैं, किसने कहा नहीं लगाई है? आपने जिला मुझे मौका दीजिएगा। आप देखिए इधर उधर मत कीजिए शोएब जमाई, जब तक फैक्ट्स में रहेंगे मैं नहीं टोकूंगा। जिला अदालत के आदेश के बाद ही तो हाई कोर्ट गया है ना, अपने मन से हाई कोर्ट चला गया मामला। आप कह रहे हैं किसी अदालत ने रोक नहीं लगाई, तो वक्त क्यों गया हाई कोर्ट? सुनिए, अथॉरिटीज के पास अभी फाइनल ऑर्डर नहीं आया है। किसके पास फाइनल ऑर्डर नहीं आया? तो वक्फ हाई कोर्ट क्यों गया मुझे बताइए। ये मस्जिद कमेटी के लोग, वक्फ के लोग क्यों गए हाई कोर्ट? मुझे एक बात बताइए। केवल झूठ की बुनियाद पे कुछ भी बोल देंगे? नहीं, जो गए तो भाई हमारा अधिकार है ना जाने का। तो क्यों गए? उसमें कानूनी इसलिए गए ना क्योंकि जिला कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया और वो आपके हक में नहीं आया, तो गए ना। ये मत कहिए कि अदालत का आदेश नहीं आया। इन संगठनों को कौन अधिकार देता है वहां पे मस्जिद? अरे नहीं, बात मत पलटिए, मुझे बताइए। आप कह रहे हैं कि किसी अदालत का आदेश नहीं है, आप बताइए कि किस कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया हाई कोर्ट में? भाई तो हमारे पास अधिकार है, हम तो कह रहे हैं अधिकार है, आप तो सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, मैंने रोका थोड़ी है। मैं ये मत कहिए कि कोर्ट का ऑर्डर नहीं है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, दिस इज अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कोर्ट का ऑर्डर है ये कहिए, फिर कहिए कि हमारे पास अधिकार है, हम तो अगली अदालत में भी जाएंगे। कैसे बंद कर देंगे आप? रास्ता कैसे बंद कर देंगे? कौन आपको अधिकार देता है? आपको कानून हाथ में लेने का अधिकार किसने दिया? आदेश ही नहीं दिया। राम भाई वहां कोर्ट के ऑर्डर में कहीं नहीं लिखा कि आप वहां पे जाके नमाज पढ़ेंगे, पर आपको कोर्ट के ऊपर में अपनी रेडिकलाइजेशन दिखानी थी। आपका चरित्र देश में आ गया। उस मस्जिद में नमाज पढ़ी थी और इस बार भी जाके नमाज पढ़ेंगे। हिम्मत है तो रोक के दिखा। अब जाना कंप्लेंट कराऊंगा, अब जाना कंप्लेंट कराऊंगा, इट्स अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। जी राजीव जेटली रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। राजीव जेटली। नहीं, मैं तो राम भाई एक ही बात बोलूंगा कि जिस एजेंडे पे चल रहे हैं ये भारत के अंदर वैसे ही मुसलमान चाहते हैं जैसे भूखमरी से मरने वाले मुसलमान पाकिस्तान में बैठे हैं, बांग्लादेश में बैठे हैं। इन्हें मोदी सरकार की योजनाओं से समृद्ध होने वाले मुसलमान नहीं चाहिए। इन्हें वो मुसलमान नहीं चाहिए जो भारत के अंदर अपनी तरक्की देख सके। और यही एक वजह है, देखिए अधिकार है ये हमारा। अरे हमारे पे आपके शोएब अमाई साहब, आपके अधिकार, आप जैसे लोगों के अधिकार नहीं देश के 3 टुकड़े करे थे। और कितने अधिकार चाहिए आपको? आप जिस एजेंडे पे चल रहे हैं वो एजेंडा केवल इस्लामिक के साथ सरकार किसने बनाई थी? आग लगाने वाला एजेंडा है, तो देश वाला एजेंडा नहीं है।
श्यामा प्रसाद ने बनाई थी। हमने तो मुसलमानों के घरों में बिजली पहुंचाई, हमने तो मुसलमानों के घरों में पानी पहुंचाया, हमने मुसलमानों के घरों में राशन पहुंचाया, हमने मुसलमानों के बाहर सड़कें दी, हमने मुसलमानों को हर वो चीज दी जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। आसपास का देश वाला तो वैसे भी नहीं करता है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपका एजेंडा क्या है? और जब भी आप इस देश के अंदर इस देश की भावनाओं के साथ खेलेंगे तो आप विश्वास कीजिए हर किसी के जबान पर एक ही बात आएगी कि वही लोग हैं। अभी भी नहीं सुनते, अभी भी नहीं सुनते, अभी भी वही अधिकार मांग जो पहले अधिकार ले चुके हैं। कि उन अधिकारों के तहत इस देश के टुकड़े करवाए आपने। अरे भाई अब तो आपको इस देश के साथ जुट जाना चाहिए। अब आपके अधिकार नहीं बनते हैं, ऐसे अधिकार नहीं बनते जो देश के अंदर इस देश की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर सके। ऐसा अधिकार ये देश नहीं दे सकता आपको। आप अधिकारों का मिसयूज करना चाहते हैं, अधिकारों का को अलग दिशा में लेकर के जाना चाहते हैं। आप मुसलमानों के नहीं सोच रहे, आपके एजेंडे में कुछ और है। तो सही कहा था, अभी सही बात हो रही थी। ये 15 नहीं 500 का टारगेट लेके चल रहे हैं। भाई हम लोग कहां जाएंगे बताइए? अगर आपका एजेंडा यही है कि कितनी संख्या बढ़ानी है और कितनी सीटें पानी है, अगर यही एजेंडे के साथ चलेंगे तो बाकी देश कहां जाएगा? देश को समझ नहीं आ रही क्या? आपका एजेंडा क्या है? देश को समझ आ रही है आपके एजेंडे का? हम तो चाहते हैं मुसलमान समृद्ध हो। जी, मतलब प्रेम कुमार जी को इन कराइए थोड़ा सा। प्रेम कुमार जी से मैं बात करना चाहता हूं। प्रेम कुमार जी, अभी शोएब जमाई ये सवाल उठा रहे थे कि वहां की कांग्रेस की सरकार जो है वो कोई कंट्रोल नहीं कर पा रही। क्या संजौली वाले मस्जिद को टैकल करने में कांग्रेस ने गलती कर दी, या दोनों तरफ का वोट बैंक साध रहे हैं कि भाई हिंदू भी नाराज ना हो जाए, मुस्लिम भी नाराज ना हो जाए, तो बीच का जो रास्ता है उसमें चुपचाप कंबल ओढ़ के देखते रहो क्या चल रहा है? देखिए राम मोहन जी, पूरी चर्चा में एक बात है कि न तो AIMIM 20% का रिप्रेजेंटेटिव है, न तो बीजेपी 80% की रिप्रेजेंटेटिव है। बीजेपी को आज भी 23% वोट मिले हुए हैं। तो ये दोनों दरअसल अपने आप को 20% और 80% में बांटने के लिए उकसावे वाली बात बोलती है। आज आप जो भी हुमायूं कबीर और इन सब के बयान दिखा रहे हैं, ये सब गैर कानूनी बयान है, कानून को चुनौती देने वाले बयान हैं। तो ये अनुराग ठाकुर के बयान से मिलते जुलते हैं, वो भी कानून को चुनौती देने वाले बयान थे देश के गद्दारों को। जब सरकार और मंत्री स्वयं इस तरह की प्रोवोकिंग भाषा बोलती है कि ये पोलराइजेशन हो, तो वो पोलराइजेशन के लिए जो AIMIM जैसी संस्था है, पार्टी है, वो भी एक बात बताइए, फिर मॉडल क्या है? एक मिनट प्रेम कुमार जी, फिर मॉडल क्या है? आप ये तो दावा किया जा रहा है ना कि कांग्रेस की सरकार हो जाएगी तो सारी व्यवस्था बदल जाएगी। दी तो कांग्रेस की सरकार हिमाचल वालों ने, वहां क्या रोक लिया? ऐसा दावा कौन कर रहा है? अरे ये दावा भी तो आप ही बोल रहे हैं। अरे भाई देखिए, मोहब्बत की दुकान वाले नहीं कहते कि सब मोहब्बत हो जाएगा, या बीजेपी वालों ने नफरत कर दी है, हम आएंगे मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, हर जगह मोहब्बत बांटेंगे, हर जगह मोहब्बत हो जाएगी। ये हिमाचल का मॉडल ये बता रहा है आपका कि मोहब्बत बढ़ रही है वहां? मुझे बोलने दीजिए, बताइए। आपने कहा कि किसने कहा, तो मैंने बताया कि किसने कहा। जी हाँ, तब तो हर बात में बोलेंगे तो मैं कैसे? नहीं बताइए ना, तो फिर क्या, कौन सा मॉडल है हिमाचल का? हाँ, देखिए इस देश में शासन करने का मौका हर एक पार्टी को मिला है। कांग्रेस पार्टी को पहले और सबसे ज्यादा मिला, आज लगातार बीजेपी को मिला, ये भी लगभग 2 दशक तक शासन कर चुकी है। तो किसी के शासन काल में कोई आइडियलिज्म एकदम से रामराज आ जाएगा ऐसा नहीं होता है, लेकिन गलत नहीं होने के लिए जो प्रतिबद्धता सरकार की होनी चाहिए वही थोड़ा सा समय मेरे पास कम है। हम कैसे नफरत को खत्म करेंगे, जल्दी कैसे हम सांप्रदायिक सौहार्द बनाएंगे, एक बात MIM की तरफ से क्लियर कर दूं जी राम मोहन जी, बोलिए। एक बात मैं MIM की तरफ से एक ऑफिशियल स्टैंड ये है कि हुमायूं कबीर का जो भी स्टेटमेंट है उससे बिल्कुल हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं, एंड वी कंडेम दैट काइंड ऑफ स्टेटमेंट। और वहां पे ऐसा लगता है कि TMC जो है वो बीजेपी के साथ 1-to-1 करने के लिए इस तरह से करवा रहा है। आप तो माजिद हुसैन के स्टैंड पे अड़े हुए हैं। आपसे मैंने पूछे नहीं कि हुमायूं पे आपका स्टैंड क्या है। आप तो गलियों में दौड़ाने के स्टैंड पे कायम है कि भाई मैं तो जवाब दे रहा हूं। हमारे बंगाल MIM के साथियों ने साफ तौर पर कहा है कि TMC जानबूझकर ये 1-to-1 करने के लिए ऐसा करवा रही है और ये एक बहुत बड़ा खेल है। लेकिन बात जहां संजौली मस्जिद की थी, मैं कांग्रेस के जो सपोर्टर हैं उनसे पूछना चाहूंगा कि आखिर क्या ऐसी मजबूरी है CM सुक्खू साहब की कि आप एक छोटे से संगठन चरमपंथियों के दबाव में आज आप दबे जा रहे हैं? कहां गई वो मोहब्बत की दुकान? आप उस मस्जिद को तोड़वाना चाहते हैं, दूसरी मस्जिद
अब दूसरी मस्जिद हम शहीद नहीं होने देंगे। हमें उसके लिए अगर उसके खंभे पकड़ के भी वहां लड़ना पड़े तो हम जाएंगे, और हमारे सीने पे बुलडोजर चला दीजिएगा। कांग्रेस चाहे तो शोएब जमाई के सीने पे बुलडोजर चला दे, लेकिन वो आप मस्जिद प्रेम नहीं कुमार करने देंगे। प्रेम कुमार से इस पर रिस्पॉन्ड लेना चाहते हैं? मुझे लगता है कि आप तो संविधान की बात करने वाले लोग हैं, लेकिन केवल बात ही करने वाले लोग हैं। खंबे पकड़कर खड़े हो जाएंगे। अरे कैसे खंबे पकड़ लोगे अगर कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया तो? कि कोर्ट के खंबे पकड़ के खड़े हो जाएंगे कांग्रेस क्योंकि आज उस दिशा में जाना चाह रहे हैं। इसका जवाब कांग्रेस देना चाहिए। नहीं, कांग्रेस ये क्या देना कांग्रेस चाहिए? इसका जवाब दे आप कि बात वो कर रहे हैं कि हम क्यों खंबे मस्जिद पकड़कर बनवाना खड़े हो जाएं। क्यों भड़का रहे हैं भाई? किसी को क्यों भड़का रहे हैं? अदालत जो करेगी सो होगा। रशीदी जी, कांग्रेस की सरकार करवा रही है वहां पे। रशीदी जी, हमें मालूम है ना म्युनिसिपल कोर्ट में क्या हो रहा है। वहाँ म्युनिसिपल कोर्ट में किसका यहाँ से खाने चल रहा है। खाने के दांत और हैं, दिखाने वाले और हैं। दिखाने के लिए संविधान है और बाकी भड़काने के लिए जज्बात है। रशीदी जी, राम भाई सुनिए, जो हुमायूं कबीर के बयान हैं वही सेम माजिद के भी बयान हैं। इन बयानों में मैं कोई फ़र्क नहीं समझता। दोनों बयान आग लगाने वाले हैं और दोनों बयानों का संज्ञान लेना चाहिए सबको, और अपनी अपनी पार्टी के नेताओं को समझाना चाहिए कि इस तरह के बयान ना दें जिससे देश में नफरत फैले। मैं फिर कहता हूं, अगर इनको किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता से कुछ कहना है तो नाम लेकर कहें ना कि नीतीश राणे जी हम आपको भगाएंगे। ये गोलमोल बातें करना ये कौन सी जवामर्दी है भाई? ये तो कोई जवामर्दी नहीं है। ये तो सिर्फ मुसलमानों को उकसाने वाली बातें हैं कि हाँ भाईजान के बयान पे वाह वाह होगी और मुसलमान जो है उनके बहकावे में आ जाएगा और मुसलमान इनके पीछे लग जाएगा। इस तरह के बयान नहीं होने चाहिए। अरे क्या समझ गए शोएब जमाई? क्यों बार बार अच्छा, मौलाना साजिद किसी को रशीदी को समझाना चुनाव चाहते लड़ना है थे क्या? आप? मौलाना साजिद रशीदी को वोट लेने घूमना है कौन क्या? डर गया आपसे आप भाई? उन्हें बार बार उकसाने की नहीं, कोशिश कौन कर रहे डर गया हैं। आपसे? समझ गए भाई, वो वोट थोड़ी लेते। अरे भाई कौन डर गया आपसे? अरे भाई, आपके बयान को समझ के कौन डर गया आपसे? बताओ, किसने माफी मांग लिया आपसे सबसे पहले? कि जी हम माफी मांगते हैं, आप तो बहुत बहादुर है। बताइए ना कौन डर गया आपसे? प्रेम कुमार जी और को कौन रिस्पॉन्ड समझ करना गया आपके चाहिए। बयान शोएब को? जमाई का सवाल उनकी तरफ था। प्रेम कुमार जी बोलिए। बिला वजह की जी, बातें। अब महाराष्ट्र की राजनीति से आपका कोई लेना देना नहीं है। सवाल अब आपको महाराष्ट्र को क्या शोएब जमाई जी का सवाल कांग्रेस से है। वो कांग्रेस के प्रवक्ता जवाब देंगे, और कोई यहाँ कांग्रेस और किसी पार्टी का समर्थक बन करके या हो करके मैं यहाँ नहीं प्रस्तुत हूँ कि शोएब जमाई के सवाल का जवाब दूं। आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं आपके सवाल ठीक है। मेरे पास समय इतना ही है। मेरे पास आज डिबेट के लिए समय इतना ही है। तो आप सभी को मैं धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस डिबेट में शामिल होने के लिए। लोगों ने बहुत सारी मंशाएं समझ ली हैं। जो मैंने शुरुआत में कहा था वो आपको फिर समझना पड़ेगा कि माहौल कुछ और बनाने की कोशिश की जा रही है। माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। कुछ रेफरेंसेस मैंने दिए हैं, कुछ मुझसे रह गए हों, लेकिन सतर्क रहना है, सावधान रहना है, थोड़े से बड़े ताले खरीद कर रहना है। अगर आप और भी कमजोर हैं या और भी शांत दिमाग के हैं तो दरवाजे मजबूत करके रहना है। तभी शायद आप सुरक्षित रह पाएंगे और अपनी व्यवस्थाएं मजबूत कर पाएंगे। क्योंकि मालूम है मुझे आप लड़ने वाले लोग नहीं हैं, तो सुरक्षा का इंतजाम आप जरूर करके रखिएगा। महाभारत में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े